Namaskar. Myself Dr. Priyanka Sharma, Assistant Professor in Psychology, महाराजा अग्रसेन पीजी कॉलेज फॉर वुमेन झज्जर पुनः आपका स्वागत करती हूं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो आज हम पढ़ेंगे कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस के बारे में। ये थ्योरी कैनन और बार्ड दो अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा दी गई थी। कैनन, वॉल्टर कैनन, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने 1927 में इमोशंस के बारे में अपने विचार रखे। इसके बाद बार्ड, जो कि उनके एक शिष्य थे, उन्होंने 1934 में कैनन के विचारों से न केवल अपनी सहमति दिखाई, बल्कि साथ ही साथ उनके विचारों को मॉडिफाई किया, एलोबोरेट किया। इसीलिए इस सिद्धांत को कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस के नाम से जाना जाता है। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज थैलेमिक, हाइपोथैलेमिक, सेंट्रल और इमरजेंसी थ्योरी ऑफ इमोशंस। तो इसे थैलेमिक या हाइपोथैलेमिक थ्योरी ऑफ इमोशंस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैनन एंड बार्ड, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इमोशंस। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैनन एंड बार्ड के अनुसार इमोशंस का उद्गम, इमोशंस की उत्पत्ति कैसे होती है। सो द फर्स्ट स्टेप इज परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। सबसे पहला जो चरण है वो है उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण। उद्दीपक के प्रत्यक्षीकरण के बाद थैलेमिक एंड हाइपोथैलेमिक एराउजल। जब आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस तक नर्व इंपल्स पहुंचता है तो यहाँ पर उत्तेजना पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप थैलेमस एक साथ आपके आंतरिक एवं बाह्य अंगों को इसकी सूचना भेजता है, जिसकी वजह से इमोशनल बिहेवियर होता है। और उसी वक्त थैलेमस से न्यूरल इंपल्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाता है, जिसकी वजह से इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। So according to Cannon and Bard, emotional experience and emotional behavior take place simultaneously, and both are independent activities. They do not depend on each other. आइए एक उदाहरण की सहायता से इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। अगर आप जंगल में अकेले जा रहे हैं और आपके सामने एक भालू आ जाता है, तो इससे क्या होगा, आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस में उत्तेजना पैदा होगी, एराउजल पैदा होगा। इस थैलेमस से न्यूरल इंपल्स आपके आंतरिक एवं बाह्य अंगों तक जाएगा, जिससे कि बॉडीली चेंजेस यानी कि इमोशनल बिहेवियर होंगे। और उसी वक्त न्यूरल इंपल्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाएगा, जिसकी वजह से डर, संवेग की अनुभूति होगी। इस पूरी थ्योरी को हम इस डायग्राम की सहायता से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। R denotes R receptors। तो जब भी हम किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो हमारे रिसेप्टर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उस सूचना को ग्रहण करते हैं। ये सूचना न्यूरल इंपल्स के रूप में हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाती है। बट अकॉर्डिंग टू कैनन एंड बार्ड, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचने से पहले ये सूचना हमारे थैलेमस में प्रवेश करती है। थैलेमस में प्रवेश करते ही इस सूचना के साथ एक इमोशनल टोन ऐड हो जाती है। थैलेमस फर्दर इस सूचना को न्यूरल इंपल्स के रूप में सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक भेजता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स सप्रेस और इनहिबिटरी की भूमिका निभाता है। वह सभी संवेगात्मक सूचनाओं के संवेगात्मक मूल्यों का मूल्यांकन करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इस स्थिति का जायजा लेता है कि जो इंफॉर्मेशन उस तक पहुंची है, क्या वो फर्दर रिएक्ट करने के लायक है या नहीं। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स यह पाता है कि सूचना का संवेगात्मक मूल्य बहुत ज्यादा है, द इंफॉर्मेशन हैज अ वेरी हाई
emotional value, emotional is situation, information is very intense, तो ऐसी स्थिति में वह सूचना सेरेब्रल कॉर्टेक्स के इनहिबिटरी मैकेनिज्म्स को बिल्कुल स्टॉप कर देती है और ऐसी स्थिति में न्यूरल इंपल्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स से थैलेमस की ओर जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स थैलेमस के ऊपर से अपना कंट्रोल खत्म कर देता है और साथ ही साथ थैलेमस को इस बात की पूर्ण आजादी देता है, ही इज फ्री टू टेक फर्दर एक्शंस। नाउ थैलेमस sends the neural impulse simultaneously, one with this path number 4 to the cerebral cortex and via this path number 5 to the internal organs and external organs। जैसे ही सूचना हमारे आंतरिक और बाह्य अंगों तक पहुंचती है, इसकी वजह से बॉडीली चेंजेस यानी कि इमोशनल बिहेवियर होता है और साइमल्टेनियसली जैसे ही सूचना हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है, वैसे ही संवेग की अनुभूति होती है। तो कैनन और बार्ड के अनुसार इमोशनल एक्सपीरियंस एंड इमोशनल बिहेवियर ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रही हूं, रिसेप्टर सेल्स, हमारे रिसेप्टर्स किसी भी सूचना को ग्रहण करते हैं, यह सूचना न्यूरल इंपल्स के माध्यम से हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाती है, लेकिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्रॉस करने से पहले, पहुंचने से पहले ये थैलेमस को क्रॉस करती है और थैलेमस में पहुंचने पर इस सूचना के साथ एक इमोशनल टोन ऐड हो जाती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स सभी सूचनाओं की संवेगात्मक तीव्रता का मूल्यांकन करता है और अगर कोई इंफॉर्मेशन इमोशनली बहुत ही इंटेंस होती है, इमोशनली बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, तो ऐसी स्थिति में सेरेब्रल कॉर्टेक्स का इनहिबिटरी मैकेनिज्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऐसी सूचनाओं से संबंधित न्यूरल इंपल्स को वापस थैलेमस तक भेजता है और साथ ही साथ थैलेमस के ऊपर से अपना कंट्रोल भी हटा लेता है और थैलेमस को इस बात की आजादी देता है कि वो फर्दर सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टेप्स लेने के लिए फ्री है। उसी वक्त थैलेमस से एक ही साथ न्यूरल इंपल्स के रूप में सूचना ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाती है और नीचे की ओर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स तक आती है। जैसे ही न्यूरल इंपल्स हमारे शारीरिक और बाह्य अंगों तक पहुंचता है, तो बॉडीली चेंजेस यानी कि इमोशनल बिहेवियर होते हैं और जैसे ही यह सूचना हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है, तो संवेगात्मक अनुभूति होती है। So the main points of Cannon-Barth theories are perception of stimulus is mandatory for emotion। तो सबसे पहले संवेग घटित होने के लिए यह बेहद जरूरी है कि व्यक्ति उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करे। अगर उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण ही नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में संवेग भी घटित नहीं होगा। Second, emotional behavior and emotional experience take place simultaneously। तो इससे पहले जेम्स लॉन्जे की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि इमोशनल बिहेवियर पहले घटित होता है और इमोशनल एक्सपीरियंस उसके बाद में, परंतु कैनन एंड बार्ड के अनुसार ये दोनों तरीके की गतिविधियां एक साथ घटित होती हैं। Third, emotional behavior and emotional experience are two independent activities and they do not depend on each other। इससे पहले जेम्स लॉन्जे में हमने यह पढ़ा था कि संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करती है। अगर बॉडीली चेंजेस नहीं होंगे तो इमोशनल एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। लेकिन कैनन और बार्ड ने जेम्स लॉन्जे के इस दावे को खारिज किया है और इनका मानना है कि ये दोनों ही तरीके की एक्टिविटीज एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी निर्धारित या प्रभावित नहीं होती हैं। नेक्स्ट, कैनन और बार्ड के अनुसार इमोशंस में थैलेमस और हाइपोथैलेमस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। Later in 1937, Cannon and Barth stated that संवेगात्मक अनुभूति थैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती है, जबकि बॉडीली चेंजेस यानी कि संवेगात्मक व्यवहार they are controlled by hypothalamus। Now we will talk about the criticism of this Cannon-Barth theory. So the first point,
मास्टरमैन 1943 जो कि एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारी स्टडीज की बहुत सारे जानवरों के ऊपर, और इन्होंने ये पाया कि जब हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, तो उसकी वजह से जो एराउजल पैदा होता है वो बहुत ही जनरल होता है, मैकेनिकल होता है, डिफ्यूज्ड होता है नेचर में, और इमोशनली मीनिंगलेस होता है, सेंसलेस होता है। उसके आधार पर हम उस एराउजल को एक पर्टिकुलर संवेग का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एराउजल तकरीबन सभी संवेगों में एक जैसा होता है। अगर ये एराउजल इतना अस्पष्ट है, इतना डिफ्यूज्ड है, और लगभग सभी संवेगों में एक जैसा है, तो हम सेम फिजियोलॉजिकल एराउजल को डिफरेंट इमोशंस का नाम कैसे दे सकते हैं। तो यही मास्टरमैन की आलोचना से ये बात भी स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं थैलेमस और हाइपोथैलेमस के अलावा भी कोई ना कोई ब्रेन स्ट्रक्चर है जो इमोशंस में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। This theory overestimated the function of the thalamus in emotional processes, as there are other parts of the brain that are involved in emotions. हमारे ब्रेन के अन्य हिस्से भी हैं जो संवेगों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिनकी भूमिका को इस थ्योरी में नजरअंदाज किया गया है। नेक्स्ट इज कैनन और बार्ड के जो ये सिद्धांत हैं और इसके पक्ष में जितने भी तथ्य उपलब्ध हैं, ये सभी जानवरों के ऊपर किए गए अध्ययनों के आधार पर हैं। तो ये अध्ययन मनुष्यों पर कहां तक लागू होंगे, कहां तक जनरलाइज किए जा सकते हैं, कहां तक अप्लाई किए जा सकते हैं, इस बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। Last, this theory focuses only on the physiological aspect of emotions. ये theory भी जेम्स लॉन्जे theory की तरह संवेग के केवल शारीरिक पक्ष को ही महत्व देती है। इसमें संवेग के अभिप्रेरणात्मक पक्ष और साथ ही साथ संज्ञानात्मक पक्ष को पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया गया है। तो अब एक बार हम जान लेते हैं जेम्स लॉन्जे थ्योरी और कैनन बार्ड थ्योरी के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। तो पहले हम बात करेंगे इन दोनों थ्योरीज के बीच में क्या समानताएं हैं। तो दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार संवेग घटित होने के लिए उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण बेहद जरूरी है। सेकंड, दोनों ही सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक व्यवहार और संवेगात्मक अनुभूति संवेग के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। तीसरा, दोनों ही सिद्धांत इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जब न्यूरल इंपल्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है तो संवेगात्मक अनुभूति होती है, और जब न्यूरल इंपल्स हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स तक पहुंचता है तो बॉडीली चेंजेस यानी कि इमोशनल बिहेवियर होते हैं। अब हम बात करेंगे इन दोनों सिद्धांतों के बीच क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो यही है कि जेम्स लॉन्जे सिद्धांत ये मानता है कि संवेगात्मक व्यवहार पहले घटित होता है और संवेगात्मक अनुभूति बाद में घटित होती है, जबकि कैनन बार्ड सिद्धांत के अनुसार ये दोनों प्रक्रियाएं समकालिक अर्थात एक साथ घटित होती हैं। दूसरा, जेम्स लॉन्जे सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करती है, जबकि कैनन बार्ड के अनुसार ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। तीसरा, जेम्स लॉन्जे सिद्धांत में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक डिवीजन को इमोशन में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट माना गया है, जबकि कैनन और बार्ड ने अपने सिद्धांत में थैलेमस और हाइपोथैलेमस को सबसे इंपॉर्टेंट माना है। अगर हम एक और अंतर की चर्चा करें तो जेम्स लॉन्जे सिद्धांत के पक्ष में जो समर्थन या एविडेंसेस हैं वो ना के बराबर है, जबकि कैनन बार्ड सिद्धांत अधिक साइंटिफिक है और इसके पक्ष में अधिक साइंटिफिक एविडेंसेस उपलब्ध हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस अच्छे से समझ में आई होगी। आपने इसे ध्यान से देखा, सुना, समझा और पढ़ा होगा। Stay home, stay safe, stay healthy. Thank you so much.